नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो तक हमने बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर लिया है। अब चलते हैं इसके आगे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए शुरू करें। यहाँ पर बताया गया मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के बारे में है। 2022-23 4 मई को मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा हम जान लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर इन सब का यूज़ करते हुए इंडिया में इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। हमारे जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसका जो सेक्शन 45 जेड बी है, इसके तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना की गई है। ठीक है, एमपीसी की स्थापना जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसकी धारा सेक्शन 45 जेड बी के तहत की गई है। फंक्शन की बात करें तो अभी मैंने बताया पॉलिसी रेट्स को यहाँ पर इसके मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट इसको मेंटेन रखना। ठीक है, और जो इकोनॉमी है हमारी उसमें लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। कंपोजिशन की बात करें, इसमें कौन कौन से इस कमेटी में लोग होते हैं, तो इसके 6 मेंबर होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इस 6 मेंबर्स में से 3 जो होते हैं वो सरकार के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, 3 नॉमिनेट होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर समझना जो लोग होते हैं इसमें एट प्रेजेंट कौन कौन है। तो सबसे पहले तो गवर्नर ऑफ द आरबीआई, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या हो गया कि जैसे जो नीति आयोग है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो मतलब जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा वही नीति आयोग का स्वतः ही अध्यक्ष बन जाएगा। उसी तरीके से जो भी व्यक्ति आरबीआई का गवर्नर होगा वो स्वतः ही जो एमपीसी है उसका चेयरपर्सन बन जाएगा। क्लियर। तो चेयरपर्सन होते हैं एक्स ऑफिसियो, जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं एट प्रेजेंट शक्तिकांत दास हैं। सेकंड, डिप्टी गवर्नर ऑफ बैंक, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं एट प्रेजेंट माइकल देवव्रत पात्रा, ये हैं। थर्ड नंबर पे यहाँ पर देखेंगे एम के सागर हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और फिर यहाँ पर देखेंगे कुछ 3 मेंबर बाकी जो सरकार के द्वारा नॉमिनेट हैं, असीमा गोयल, और फिर हैं शशांक भिड़े, और फिर लास्ट में है जयंत वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर इतने लोग हो गए जो कि एट प्रेजेंट एमपीसी में शामिल हैं। अब यहाँ पर बात करें आगे, जो एमपीसी है वो 2014 में उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट में, सॉरी ये तो एसडीएफआर की बात हो गई। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा रेट देखना है जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी जो 4 मई को एमपीसी, और ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना कि कम से कम 4 बार इस एमपीसी को एक साल में बैठना ही है और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के बारे में बात करना ही है। ठीक है, तो अभी 4 मई को एमपीसी स्टेटमेंट जारी किया, और इसमें कई अभी लंबे समय से जो इंटरेस्ट रेट था ना वो सब स्थिर रख रखा था आरबीआई ने। अभी क्या किया, इसने नीतिगत दरों में 40 बेस पॉइंट का मतलब क्या होता है, 0.4%। ठीक है, 40 बेस पॉइंट जो है वो क्या किया, बढ़ा दिया। अब यहाँ पर समझिएगा 0.4 होगा, केवल परसेंट नहीं। अब यहाँ देखिए, इस समय जो सीआरआर है वो कितना है, 4% है। एसएलआर कितना है, 18% है। और इसके बाद जो रेपो रेट है वो कितना है, 4.40% है। रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35% है। और बैंक रेट कितना है, 4.65%। तो ये रेट्स जो है आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। इसकी रिपोर्ट जारी की गई। ये 5वें दौर की रिपोर्ट है। किसने जारी किया, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने जारी किया। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 था वो 1991 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये 2019-20 के लिए है। इसमें बहुत सारे डेटा हैं, वो हम समझ लेते हैं। इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट कि इसमें टीएफआर कितना हो गया हमारे देश में। टीएफआर जो हो गया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 2.2 था, अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो और ये टीएफआर होता क्या है, कुल प्रजनन दर। तो प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या, मतलब एक महिला जो है औसतन अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, ये है टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो अब हमारे देश में कितना हो गया, 2 हो गया।
तो जो टीएफआर होता है एक्चुअल में वो कितना होता है, वो सॉरी रिप्लेसमेंट रेट, प्रतिस्थापन दर कितना होता है, 2.1 होता है। ठीक है, कि मतलब औसतन एक महिला जो है वो 2.1 बच्चों को जन्म दे, ये अच्छा है। अब 2.1 का मतलब क्या होगा, चलिए दो तो बच्चे सही है, 0.1 क्या है, 0.1 का मतलब ये हो गया कि किसी के 3 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 2 हैं, ऐसे। ठीक है, 0.1 तो बच्चा होगा नहीं कि बस आधा आधा है। ठीक है, तो और ये ऐसा क्यों होता है कि टीएफआर को 2.1 रखने की बात चलती है रिप्लेसमेंट रेट, इसलिए कि जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, जब उनकी डेथ होगी तो वो अपने साथ पीछे दो बच्चे छोड़ करके जाएंगे। दो बच्चे छोड़ करके जाएंगे तो जो पॉपुलेशन है वो लगभग उसी स्तर पे मेंटेन रहेगी। ठीक है, टू इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि डेथ भी तो होती रहती है कई बीमारियों से, एक्सीडेंट्स वगैरह से। अगर केवल टू रखा जाएगा तो उस देश की पॉपुलेशन क्या होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, 2.1 रखने से क्या होगा, किसी के 3 हैं, किसी के 2 हैं, तो पॉपुलेशन लगभग मेंटेन रहेगी। इसलिए टीएफआर को 2.1 माना जाता है, इतना रहे तो ठीक है। हालांकि अब हमारे देश में ये है घट के 2 हो गई है, 2.1 से भी कम हो गई। सिर्फ 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी टीएफआर जो है वो रिप्लेसमेंट रेट से क्या है, ज़्यादा है। जैसे कि इसमें कौन कौन से हैं, बिहार, यूपी और झारखंड, ये 3 स्टेट्स ध्यान ही रहेंगे आपको। बिहार से अलग हुआ झारखंड और यूपी, और इसके अलावा 2 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, मेघालय और मणिपुर। आप जरा सा समझिएगा, बिहार का भी टीएफआर कितना है, 2.98, लगभग 3 है। उत्तर प्रदेश का कितना है, 2.35 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 2.35 है। तो ये 5 स्टेट हैं जहाँ पर अभी इनका रिप्लेसमेंट रेट ज़्यादा है। अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें, संस्थागत जन्म का मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी, ये कितना होने लगा हमारे देश में, 89% है। तो ये अच्छी बात है कि अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो डिलीवरी घर में ना करवा करके कहाँ करवाते हैं, हॉस्पिटल्स में करवाते हैं। तो 89% जो लोग हैं वो संस्थागत जन्म हमारे देश में हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 87% है और शहरी क्षेत्रों में 94% है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है, देखिए हमारे देश में जो 5 साल से कम के बच्चे जो स्टंटिंग है, मतलब ठिगनेपन का मतलब क्या हो गया कि उम्र के हिसाब से उनकी जो हाइट है वो क्या है, कम है। तो ये 36% जो बच्चे हैं वो अभी भी स्टंटिंग के शिकार हैं। और पुदुचेरी में ये प्रॉब्लम सबसे कम है और मेघालय में सबसे ज़्यादा बच्चे जो मतलब नाटेपन या ठिगनेपन के शिकार हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ यहाँ डेटा दिया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो कुल आबादी में लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का, वो कितना है, 1017 है। ठीक है, 1017 हो गया लिंगानुपात। जबकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 995 था। ठीक है, और ग्रामीण का 1036 है, मतलब कि कुल से भी ज़्यादा है। और शहरी में कितना है, 961 है। यहाँ पर और भी चीज़ें देख लीजिए, टीएफआर तो हमने देख ही लिया 2.35 है, यहाँ पर 2.4 दिया है, लेकिन हम अगर आंसर में 2.35 है तो हम वो करेंगे। ठीक है, आईएमआर कितना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये है 50.4, ये काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर स्टंटिंग बच्चे कितने हैं, 39.7, वेस्टेड कितने हैं, 17.3%, अंडर वेट बच्चे कितने हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वेस्टेड बच्चे होते हैं इनको दुबलापन, मतलब कि इनका उम्र के हिसाब से वजन कम होता है। जो स्टंटिंग है वो एज के हिसाब से हाइट, ठीक है, और दूसरा जो वेस्टेड होते हैं उनका हाइट के हिसाब से वेट, क्योंकि वेट को हमेशा हाइट के हिसाब से देखा जाता है ना। तो दुबलेपन के शिकार 17.3% बच्चे हैं, अंडर वेट कितने हैं, 32% बच्चे। तो ये एक मतलब डेटा काफ़ी मतलब एक खतरनाक स्थिति है। 32% जो बच्चे हैं वो अंडर वेट हैं, और ओवरवेट भी हो जाते हैं कुछ फास्ट फूड खा करके बहुत ज़्यादा, 3.1%। ठीक है, नेक्स्ट है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसकी स्थापना कहाँ, उद्घाटन कहाँ किया गया, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा बेंगलुरु में किया गया, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ठीक है, इसका पर्पस क्या होगा कि जो मतलब फिनटेक रिसर्च को बढ़ावा देना, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को, ठीक, बस इतनी सी बात। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया आरबीआई गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट है वर्णिका स्याही निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित। आरबीआई जो है वो जो नोटों में आप देखते हैं ना इंक लगी होती है, उसको इम्पोर्ट करती थी। तो अब मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कहा कि अब हम खुद ये स्याही का निर्माण करेंगे। तो वर्णिका स्याही निर्माण इकाई को इस्टेब्लिश किया गया है कहाँ पर, मैसूर में। मैसूर मतलब कर्नाटक में। पहले पूरे कर्नाटक का नाम ही मैसूर हुआ करता था,
लेकिन अब ध्यान रखना मैसूर एक शहर भी है कर्नाटक का, तो वहाँ पर वर्णिका स्याही निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित की गई। ठीक है, एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं मातृ मृत्यु दर 2017 से 19। अब देखिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इनके द्वारा भी डेटा दिया जाता है एमएमआर को लेकर के कि मातृ मृत्यु दर कितना है। तो इसमें अब इतना ज़्यादा डेटा हो जाएगा कि याद रखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक चीज़ आप देख सकते हैं, देखिए इसमें जो एमएमआर के बारे में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एमएमआर में गिरावट आई है। ठीक है, मातृ मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। तो ये भी आपको बस एक लाइन का ध्यान रखिए, नहीं तो बहुत डेटा हो जाएगा और इसमें सब कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स। क्रिप्टो करेंसी आप जानते हैं ये डिजिटल करेंसी होती है, वर्चुअल करेंसी होती है और ये क्रिप्टोग्राफी के सिद्धांत पे काम करती है। क्रिप्टोग्राफी वगैरह ये मेंस में पढ़ते हैं साइंस टेक में। ठीक है, इस इंडेक्स का नाम क्या है, IC15। ठीक है, IC15, बस नाम ध्यान रखना। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स क्या है, IC15 है। ठीक, बस इतना। नेक्स्ट है एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। एयरटेल पेमेंट बैंक, इसको क्या किया गया है, आरबीआई के द्वारा, आरबीआई की जो सेकंड अनुसूची होती है, दूसरी अनुसूची आरबीआई एक्ट की, उसमें इसे शामिल कर लिया गया है। जो नचिकेत मोर कमेटी है, पेमेंट बैंक की जो स्थापना है वो 2013 में नचिकेत मोर कमेटी बनी थी, उसी के सिफारिशों के आधार पर की गई है। तो एक तो ये अलग पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि पेमेंट बैंक की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर हुई, नचिकेत मोर कमेटी। ठीक है, और पेमेंट बैंक जो है वो भारत का, जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो भारत का पहला पेमेंट बैंक है, 2017 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पर देखिए जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसे भी अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर हो गया पेटीएम पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक। क्लियर। नेक्स्ट है ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क। अभी आरबीआई ने ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसके माध्यम से ऑफलाइन भी पेमेंट किया जा सकता है, जैसे हम करते हैं ना यूपीआई के माध्यम से या फ़ोनपे, पेटीएम, तो ऑफलाइन भी पेमेंट किया जा सकता है। 3 जनवरी 2022 को आरबीआई ने छोटे मूल्यों के भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑफलाइन तरीके से ये पेमेंट सिस्टम डेवलप किया। ठीक है, लेन देन की सीमा कितनी होगी, 200 रुपये तक प्रति लेन देन की सीमा, और टोटल ओवरऑल लिमिट कितनी होगी, 2000। 2000 से ज़्यादा के लिए तो फिर नेट कनेक्टिविटी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मजदूरी दर सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन। जो मजदूरी दर का निर्धारण होता था उसका एक बेस ईयर होता था, उसमें संशोधन किया गया। संशोधन क्या था, पहले जो आधार वर्ष था 1963 था, अब इस 1963 को चेंज करके कितना कर दिया गया, 2016। अब 2016 की कीमत के आधार पर मजदूरी दर सूचकांक तैयार किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है क्योंकि 1963 की कीमत तो अलग थी, आज अलग हो चुका है। नेक्स्ट है नमूना पंजीकरण प्रणाली अक्टूबर 2021 बुलेटिन। अब यहाँ पर भी देखिए जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस है वहाँ से भी ये नमूना बुलेटिन पंजीकरण प्रणाली जारी किया गया। इसमें क्या बताया गया, इसमें भी वही बातें बताई गई कि जन्म दर में कितनी गिरावट है, सर्वाधिक जन्म दर कहाँ पर है, बिहार में है, और सबसे कम कहाँ पर है, केरल में है। तो इस तरीके से इसमें भी जन्म दर वगैरह के बारे में बताया गया। तो इन सबको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन सूचकांक। वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन जारी किया है, तो आरबीआई के द्वारा इसे जारी किया गया है। अभी पूरा जो वार्षिक वित्तीय सूचकांक है कितना है, तो ये है 53.9 है। कितना, 53.9 है, और इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। ठीक, तो इसको जाने दीजिए। नेक्स्ट है अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क, बिल्कुल छोड़ दीजिए, पीटी के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट नहीं। पशुधन और पोल्ट्री पक्षियों की गणना। पशुधन और पोल्ट्री पक्षियों की जो गणना है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें देखिए पूरा जो डेटा एकत्र किया गया है वो टैबलेट, कंप्यूटर, इन सब का इस्तेमाल करके किया गया है। और इसमें बताया गया कि 41 मान्यता प्राप्त स्वदेशी मवेशी हैं, जबकि हमारे देश में 4 जो हैं वो विदेशी या संकर नस्ल की शामिल हैं। ठीक है, जो मवेशी वगैरह हैं। और इसमें भी एक पॉइंट है कि भैंसों में जो मुर्रा नस्ल की भैंस है उसका योगदान सबसे ज़्यादा है, और ये जो मुर्रा नस्ल है ये यूपी और राजस्थान में पाई जाती है। देसी जो मवेशी हैं उसमें गिर, लखीमी, साहिवाल, इन सब का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022। ये जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसके द्वारा जारी किया गया।
और इसका जो थीम था वो क्या था, वन के साथ एक हरित स्वस्थ एवं लचीले भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग ए ग्रीन हेल्दी एंड रिजिलियंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें बताया गया कि वन जो है वो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट क्षेत्र पर विस्तृत है, 31% क्षेत्र पर विस्तृत है। 31% क्षेत्र पर पृथ्वी के वन ही विकसित हैं, ठीक है, विस्तृत हैं। तो इस रिपोर्ट में बस यही एक लाइन काम की थी, बाकी आप कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको छोड़ सकते हैं। 80% जो उभयचर प्राणी हैं, 75% पक्षी हैं, 68% स्तनधारी हैं, ये जो वन है इसी में रहते हैं। ठीक है, ये जो सारे पक्षी और प्राणी हैं, स्तनधारी जीव हैं, ये इसी वन में रहते हैं। और ये जो पक्षी स्तनधारी जीव हैं, ये टोटल का कितने परसेंट है, 80% है। ठीक है, तो वन तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करें बागवानी फसलों के उत्पादन के बारे में है। अनुमान 2021-22 का पहला अग्रिम अनुमान है। अभी मार्च 2022 में डेटा ये जारी किया गया। इसमें बताया गया कि देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन कितना होगा, 333.3 मिलियन टन। कितना अनुमानित है ये, 333.3 मिलियन टन, सब 333 है। ठीक है, नेक्स्ट है फलों का उत्पादन कितना होगा, 102.9 मिलियन टन। और सब्जियों का कुल उत्पादन कितना होगा, 199.9 मिलियन टन। प्याज वगैरह के बारे में है, आलू वगैरह के बारे में, ये सब छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी काम का नहीं है। नेक्स्ट है भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखेंगे तो कोई मुझे नहीं दिख रहा कि पीटी के लिए कोई ज़रूरी भी है, वही पुराने डेटा हैं जो आपको पता भी हैं। जैसे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा उपक्षेत्र है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। और जो ग्रामीण जीडीपी है उसमें 37% रोल किसका है, कृषि क्षेत्र का होता है। और कुल कार्यबल का 68% लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। तो अब देखिए ये डेटा आपको अलग अलग मिलेगा। कृषि क्षेत्र में कहीं पर मिलेगा 45% है, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में कहीं पर आपको 49% मिलेगा, यहाँ पर 68% बताया जा रहा है। तो इसीलिए तो और दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसको छोड़िए। मुख्य फसलों के उत्पादन के द्वितीय अग्रिम अनुमान। अब यहाँ पर देखिए फिर से अग्रिम अनुमान, तो अग्रिम अनुमान आपको बिल्कुल नहीं ध्यान रखना, हटा दीजिए। मिथिला के मखाना को जीआई टैग मिला। जो मखाना है बिहार का, उससे पहले बिहार मखाना के नाम से जाना जाता था, अब मिथिला मखाना के नाम से जीआई टैग इसे मिल गया है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि उड़ान 2.0। कृषि उड़ान 2.0 का मतलब क्या है कि जो कृषि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनको जो हवाई परिवहन है उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इससे क्या होगा कि जो पेरिसेबल आइटम्स होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनको जल्दी पहुंचाया जा सकेगा और किसानों के लिए ये अच्छा होगा, उनकी इनकम को बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एमएसपी के बारे में। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23। एमएसपी आप जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फसल बोने से पहले जारी किया जाता है। किसके द्वारा, जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है। सिफारिश कौन करता है, सिफारिश किया जाता है सीएससीपी के द्वारा, किस कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, सीएससीपी रिकमेंड करता है और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ये क्या करती, अनाउंस कर सकती है। कोई बाध्यकारी नहीं होता कि सीएससीपी ने जितना एमएसपी रिकमेंड किया है उतना सीसीए मान ले, कम भी रख सकती है, ज़्यादा भी रख सकती है। ठीक है, कॉस्ट कैसे डिसाइड की जाती है, तो इसके लिए जो सीएससीपी है वो A2+FL मानक का प्रयोग करती है। तो अब यहाँ पर A2+FL अभी आपको ध्यान रखना है बस, क्योंकि डिटेल में ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो A2+FL मानक का यूज़ किया जाता है। FL मीन्स होता है फैमिली लेबर। क्लियर। चलिए एमएसपी के बारे में, अभी सरकार ने 8 सितंबर 2021 का ये डेटा है, 2022 और 23 के लिए रबी फसलों के लिए एमएसपी जारी कर दिया है। तो यहाँ देख लेते हैं कुछ। और ये भी आप जानते हैं कि सरकार जो है वो गेहूं और धान यही खरीदती है, तो ये रबी फसल के लिए जारी किया गया है। तो रबी फसल में जो सरकार जारी की है वो किसके लिए है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, कुसुम, इनके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बात बताई गई है वो एक बताया गया 2021-22 के लिए और दूसरा बताया गया है 2022-23 के लिए, दोनों ही है। तो यहाँ देखिए ये है 2021 का और ये क्या है 2022-23 का। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि कितनी वृद्धि हुई है। तो जो 2021-22 में गेहूँ था उसे 1975 में ख़रीदा गया था। अभी वाला जो सीज़न ख़त्म हो गया ना, उसमें गेहूँ वगैरह कट गया था मार्च अप्रैल में, और लोगों ने अपना फिर बेचा। फिर क्या हुआ, इसमें
1975 में ये गेहूँ खरीदा गया था, लेकिन जो 2022-23 का सीज़न आएगा तो उसमें 2015 रुपये में गेहूँ खरीदा जाएगा, 40 रुपये इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ देखिए जो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपको एमएसपी में दिखेगी वो कहाँ दिख रही है, मसूर में और रेपसीड और सरसों में। यहाँ पर 5100 से 5500, 4650 से 5050, 400 रुपये की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी एमएसपी में। ठीक है। तो गेहूं की एमएसपी आप ज़रूर ध्यान रखना, 2015 2022-23 के लिए है और 2021-22 के लिए 1975 रुपये। क्लियर। चलिए, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य ये 2021-22 का था, 9 जून 2021, मतलब ये धान वगैरह के लिए होगा। खरीफ की फसल में क्या क्या आता है, जैसे धान है, ज्वार है, बाजरा है, रागी, मक्का, तूर, मूंग, उड़द, मूंगफली। यहाँ से तो आप ये भी देख सकते हैं ना कि खरीफ की फसल में क्या क्या आता है, रबी की फसल में क्या क्या आता है, जैसे यहाँ पर रबी की फसल का उल्लेख किया गया है। ठीक, और ये है सभी खरीफ की फसल। तो ध्यान रखना, ये 2021-22 का डेटा है और इसमें अभी 2022-23 के लिए, जैसे अब धान का सीज़न आएगा, अभी धान के सीज़न के लिए अनाउंस नहीं किया गया है एमएसपी। ठीक है, 2022-23 वाले के लिए। अब यहाँ पर देखिए, धान का कीमत जो 2021-22 के लिए था वो कितना था, 1940 था। ये सामान्य का था। ए वाला जो ग्रेड था उसको 1960 में सरकार ने परचेज़ किया था, तो 1940 1960। बाकी हमें इसलिए ध्यान नहीं रखना क्योंकि सरकार इन एमएसपी पे परचेज़ नहीं करती। बाकी यहाँ पर देखेंगे, अरहर की कितनी रही एमएसपी, 6300 रुपये थी और मूंग की 72-75 थी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं उद्योग क्षेत्र निर्यात तैयारी सूचकांक के बारे में। निर्यात तैयारी सूचकांक जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में ये देखा जाता है कि जो स्टेट्स हैं हमारे, वो कितने स्पोर्ट्स के लिए, एक्सपोर्ट के लिए कितने तैयार हैं। ठीक है। इसमें जो राज्य हैं उनको कई भागों में बांटा गया, तटीय राज्य, जो लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, हिमालयी स्टेट्स हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, इसमें देखिए गुजरात जो है वो पहले नंबर पे आता है, एक्सपोर्ट्स के लिए इसकी तैयारी बेहतर है। इसके बाद महाराष्ट्र है, फर्स्ट नंबर पे गुजरात, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे कर्नाटक और चौथे नंबर पे तमिलनाडु। लैंडलॉक्ड स्टेट्स में देखें तो हरियाणा टॉप पे आता है। लैंडलॉक्ड का मतलब जिनकी बाउंड्रीज जो है वो सागर से नहीं मिलती है, तो हरियाणा को आप देख रहे हैं और हरियाणा यहाँ पर शीर्ष पर है लैंडलॉक्ड में। उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर पे आता है लैंडलॉक्ड में, लेकिन अगर आप ओवरऑल कैटेगरी बनाएंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश छठे नंबर पे आता है और जो बिहार है वो लैंडलॉक्ड श्रेणी में आएगा, बिहार 10वें नंबर पे आता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है भारत 5वां सबसे मूल्यवान शेयर बाजार। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट है इंडिया। तो पहला कौन है, पहला है अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, चौथा हांगकांग और पांचवा भारत है। $3.21 ट्रिलियन मार्केट कैप है इंडिया का। ठीक है। नेक्स्ट है महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क। तो ये कहाँ पर ओपन किया गया है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2022 को हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है, महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाला देश का पहला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। बस, नेक्स्ट है कच्चे इस्पात का उत्पादन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, इसमें स्टील के उत्पादन को लेकर के डेटा दिया गया और बताया गया कि भारत जो है वो जापान को पीछे छोड़ते हुए सेकंड नंबर पे आ गया। फर्स्ट नंबर पे अभी कौन बना हुआ है, चाइना, भारत सेकंड नंबर पे आ गया और जापान थर्ड नंबर पे आ गया। ठीक है, कच्चे स्टील के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है लीड्स रिपोर्ट। लीड्स रिपोर्ट में क्या बताया जाता है, लीड्स का फुल फॉर्म देख सकते हैं, लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट। इसमें जो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है उसकी दक्षता का आकलन किया जाता है कि लॉजिस्टिक इकोसिस्टम कितना अच्छा है। ठीक, देख लेते हैं किस स्टेट का लॉजिस्टिक इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। तो इसमें गुजरात जो है उसका लॉजिस्टिक बढ़िया है, हरियाणा और फिर थर्ड नंबर पे आता है पंजाब। तो गुजरात, हरियाणा और पंजाब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में आप देखेंगे तो उत्तरी पूर्वी राज्यों, एक तो यहाँ पर है उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय में, इसमें जम्मू कश्मीर आता है और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष पर है, उसके बाद चंडीगढ़ आता है। देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड ये सब कहाँ पर हैं, तो इन्होंने सुधार तो अच्छा किया है और इनका स्कोर कितना है, स्कोर है उत्तर प्रदेश का 3.25 है। कितना है, 3.25 है। ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मित्र पार्क। मित्र का फुल फॉर्म क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल्स। तो हमारे देश में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, इसके अलावा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको भी तेज़ी से प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि इसमें रोज़गार की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, एक्सपोर्ट की भी होती है। तो सरकार ने क्या किया कि पीएम मित्र पार्क नामक एक
योजना चलाई जिसमें क्या होगा, मित्र पार्क की स्थापना की जाएगी। इसका पर्पज़ ये होगा, 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना का सरकार ने एक प्रयास कर रही है, जो कि ग्रीन फील्ड होगा और ब्राउन फील्ड दोनों ही तरीके से हो सकता है। ग्रीन फील्ड का मतलब सरकार पूरा अभी नया नया इन्वेस्टमेंट करेगी, इंफ्रा डेवलप करेगी। ब्राउन फील्ड का मतलब क्या होता है, जो पहले से बने हैं बस उनमें क्या होगा, सुधार किया जाएगा। पर्पज़ क्या होगा, पर्पज़ ये होगा कि जो वस्त्र उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसकी संपूर्ण जो पूरी सप्लाई चेन है, मूल्य श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा का विकास करना। जैसे कि आपने देखा होगा, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इसके लिए भी फूड पार्क बनाए जाते हैं, ताकि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनके लिए सप्लाई चेन आसान हो जाए। सारा चीज़ वहीं पर उनको बढ़िया सुविधा मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा मिलेगी, इंफ्रा बेहतर मिलेगा, ठीक है, स्टोरेज मिलेगी, स्टोरेज फैसिलिटी। उसी तरीके से वस्त्र उद्योग के लिए भी एक जगह पर सारी फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसी पीएम मित्र पार्क का यही उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएफसी को महारत्न का दर्जा दिया गया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया। और फाइनली अब 11 जो कंपनियां हैं वो महारत्न हो गई। और नवरत्न कितनी कंपनियां हैं, नवरत्न है 13, नवरत्न कंपनियां भी कितनी हैं, 13। तो ध्यान रखना, पीएफसी को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया। बाकी कौन कौन सी है, तो यहाँ देखिए, भेल है, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस तरीके से 11 हो गई। नेक्स्ट है भारत पर्यटन सांख्यिकी। पर्यटन मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया में हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ से पर्यटक आए, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सबसे ज़्यादा आए बांग्लादेश, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से आए। और इसमें भी आप देखेंगे तो जो हमारे घरेलू पर्यटक हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है, तमिलनाडु 23% हिस्सेदारी रखता है, उत्तर प्रदेश 14%। अब यहाँ देखिए, जो विदेशी पर्यटक थे वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा गए, तो महाराष्ट्र में वो सबसे ज़्यादा गए, इसके बाद फिर वो तमिलनाडु में और इसके बाद उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है सिरारा खोंग या हैथी मिर्च और टामेंगलोंग संतरे को GI टैग दिया गया। जो सिरारा खोंग या हैथी मिर्च और टामेंगलोंग संतरा, ये दोनों ही कहाँ के हैं, मणिपुर के हैं, ठीक है, मणिपुर के हैं। इन दोनों को ही GI टैग दिया गया है। तो बस इतना सा इसमें आपको ध्यान रखना है। इसको राजा मिर्च भी कहते हैं, ये जो हैथी मिर्च है इसको राजा मिर्च भी कहते हैं। और स्थानीय लोग जो है वहाँ के मणिपुर की, इसे भगवान का उपहार मानते हैं, गिफ्ट ऑफ गॉड, ठीक है। और जो टामेंगलोंग जिला भी है वहाँ पर मणिपुर में, उसे ऑरेंज ऑफ बाउल या बाउल ऑफ ऑरेंज कहना चाहिए ना, ठीक है, ऑरेंज ऑफ बाउल के नाम से भी जानते हैं। उभरते सितारे कोष जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा इसे शुभारंभ किया गया लखनऊ में। उभरते सितारे कोष पर्पस क्या था कि जो निर्यात उन्मुख MSMEs हैं, ऐसे MSMEs जो ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं जिसमें एक्सपोर्ट की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके लिए, उनको फंडिंग करने के लिए 250 करोड़ रुपए का एक उभरते सितारे कोष बनाया गया। एक्सिम बैंक और सिडबी दोनों ने मिल करके इस कोष का गठन किया है। ऐसी कंपनियां जो अभी तो बहुत अच्छा काम नहीं कर रही लेकिन फ्यूचर में अच्छा काम करेंगी, इसलिए उनको फंडिंग किया जाएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट है कांडला, देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बन गया है कांडला। तो बस एक लाइन का ही है, देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, कांडला है, जो कि गुजरात में है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, तो स्टार्टअप के लिए किसी देश का इकोसिस्टम कितना अच्छा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं अमेरिका फर्स्ट नंबर पे आता है, UK सेकेंड नंबर पे, इजराइल, कनाडा, जर्मनी। भारत की बात करें तो जो भारत है वो इस पूरे इकोसिस्टम में कहाँ पर आता है, यहाँ पर देख सकते हैं भारत की रैंकिंग। भारत जो है वो 3 अंक सुधारते हुए 20वें नंबर पे आ गया। 2020 की अपनी रैंकिंग 23वीं थी उसकी, और 21 वाले में भारत 20वें नंबर पे आ गया है। और भारत के जो 3 शहर हैं, बेंगलुरु, नई दिल्ली और मुंबई, इनको शीर्ष 20 में शामिल किया गया है, ठीक है। और 1000 शहरों में 43 शहर इसमें स्थान
प्राप्त किए हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। जो नेक्स्ट हमारा होगा वैदेशिक क्षेत्र आदि के बारे में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।